और नाज़रीन प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर दिफाई तज्ज़िये का मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जनरल साहब जिस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है, एस्केलेशन जो है वो मुसलसल हमें जारी नज़र आ रही है, हाउ डू यू थिंक हैज़ ईरान प्लेड आउट ये पूरे जो जिस तरह की एक वॉर की सिचुएशन है? गुज़िश्ता रोज़ भी मैं देख रही थी कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के जो की ऑफिशियल्स हैं उनकी बयानात आ रहे थे, बयानात में शदीद तजाद नज़र आ रहा था, बहुत एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन नज़र आ रही थी, जहाँ पे मार्को रूबियो कहें कि जी एक इमिनेंट थ्रेट था, पेंटागन कांग्रेस से कहे कि जी कोई ईरान की तरफ से थ्रेट नहीं था। बज़ाहिर तो एक इम्प्रेशन मज़ीद ज़ोर पकड़ जाता है कि शायद तो ये कॉन्फ्लिक्ट ज़बरदस्ती एक ट्रिगर किया गया है किसी और मामलात से तवज्जो हटाने के लिए। अलीना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आई थिंक थोड़ा सा इसका जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है दोनों साइडों का वो थोड़ा सा अपसेट हुआ है। ईरान के जो इनिशियल फेलियर्स हैं, जब उन्हें पता होना चाहिए था कि उनके जो अली खामनेई है, ही इज देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उनका जो पॉलिटिकल मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल जो उनका जो एक आर्किटेक्चर, इसमें पूरे स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर में उनका जो मकाम था, उसकी देखते हुए तो फिर उनकी जो प्रोटेक्शन है या जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ या इनिशियल जो शॉक आया है, आई थिंक दैट वाज अ बिग थिंग। और प्रोबेबली अमेरिकन ये समझ रहे थे या इजरायलीज ये समझ रहे थे कि जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वी विल टेक आउट, तो ये तीनों इनके पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड आइडियोलॉजिकल तीनों जो सिस्टम्स हैं ये कोलैप्स कर जाएंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो और शुरू में ईरानियंस का, जैसे मैं बता रहा हूं, उनका फेलियर हुआ है क्योंकि ये क्लासिक स्ट्रेटेजिक पेनिट्रेशन है जी, इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन, फिर प्रिसीजन के साथ कोऑर्डिनेशन। और मेरे ख्याल में दैट वो क्रेडिट फिर आप इजराइल के, मैं वॉर के एनालिसिस की बात कर रहा हूं, इसमें कोई इमोशनल मैं वो बातचीत नहीं कर रहा, वो क्रेडिट आप इजराइलीज को दे कि उनकी स्ट्रेटेजिक रीच बहुत ज्यादा फैली हुई थी इनकी सरजमीन के ऊपर, जिसको उनको इनिशियली शॉक लगा, अब उस शॉक से निकल रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी गल्फ कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लिया गया, जो वॉर की स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है इन द रीजन में, वो ईरान ने अपने थोड़े से खिलाफ ज्यादा कर ली हुई है जी। अब उनकी प्योर इट इज देयर ओन प्रोफेशनल मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, प्लस उनकी जो आइडियोलॉजिकल जो अभी एप्लीकेशन है, इसको अभी देख रहा होगा कि उसमें क्लासिक मनूवर करके वो सिचुएशन से रिट्रीव कर सकेंगे या नहीं। दूसरी साइड पे अमेरिका का बहुत स्टेक पे है, इजराइल का तो पता नहीं कितना स्टेक पे होगा, नहीं वो तो फिर आगे साजिशें करता रहेगा। मेरे ख्याल में अमेरिका की इस ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में और इस रीजनल कॉन्टेक्स्ट में वो एक नया रीजन भी अभी शेप हो जाएगा, लेकिन अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है उसके ऊपर बहुत बड़े खतरात लाहक हो गए हैं उसको, अगर वो इसको एमिकेबली एंड क्राफ्टली इसको सॉल्व नहीं करता। अगर वही फिर क्यास ही छोड़ के जाना है, अनदर इराक एंड अनदर अफगानिस्तान, उसी तरह का रीजन, तो इसको मैं फिर मुकम्मल सक्सेस कभी भी नहीं कहूंगा। Now, जनरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप who wants to be seen as a global negotiator, कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने रेजोल्यूशन की तरफ लेकर गए, एक पीस मेकर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, पैसिफिस्ट के तौर पे वो जाते हैं कि लोग उनको, दुनिया उनको उसी तरह से पहचाने, नोबेल पीस प्राइज के वो ख्वाहिशमंद है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को इजराइल ने अपने इस पूरे ट्रैप में जो है वो उसकी लपेट में ले लिया, उसको ड्रैग किया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में? या आज नेतन्याहू के जिस तरह से स्टेटमेंट्स उनके इंटरव्यू कोट हो रहा है कि ही फाइंड्स दिस इंप्रेशन एज रिडिकुलस एंड ही सेज कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, ही डज व्हाट ही थिंक्स इज राइट फॉर अमेरिका। देखिए, जब 12 डेज वॉर भी हुई थी तो उस वक्त भी हम सब की एक्सपेक्टेशंस यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएगा ईरान के साथ जी। और उसको हम समझते थे कि अगर वो आया तो ये, क्योंकि नेतन्याहू उस वक्त थोड़ा ट्रबल में था जी, इसका पॉलिटिकल टर्मोइल भी था, इश्यूज थे और इसको कोई एग्जिट स्ट्रेटजी मिल नहीं रही थी, तो हम समझते थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज हिज एग्जिट स्ट्रेटजी, अगर अमेरिकन आ जाते हैं तो ये इसमें से एग्जिट हो जाएगा और ये हैंड ओवर कर देगा वॉर। दैट वाज द डिसीजन जो अमेरिका का हुआ, ये आज उसी का ये शाखसाना है जी, ये जो वॉर है ये उसी को, फिर जब प्रेसिडेंट ट्रंप इन्वॉल्व हो गए, फिर आपने हाईएस्ट क्लेम्स कर दीजिए कि अब ऑब्लिटरेट कर दिए मैंने, देयर इज नो न्यूक्लियर, बिल्कुल तबाही फेर दी है। और फिर आपको शायद थोड़े अरसे के बाद अंदाजा हो, या तो उस वक्त प्रिपरेशंस पूरी नहीं थी, या देयर वाज अनफिनिश एजेंडा जो रह गया था, या यू कुडंट मेक डिसीजन ऑन अली खामनेई को उनको टेक आउट करना है या नहीं करना, तो प्रोबेबली थिंग्स वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम। अब उसी की कंप्लीशन के लिए ये इनको लॉन्च करना पड़ा, तो वो जो एनालिसिस थे वो बिल्कुल सही साबित हुए कि वो नेतन्याहू थोड़ा पीछे हो गए और अमेरिका ने वॉर को टेक ओवर कर लिया।
अभी भी आप अगर अलीना देखें जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बातचीत और स्पीचेस है वो बार बार अमेरिकन लोगों को कह रहे हैं अमेरिका के लिए खतरा है, अमेरिका ने ये किया, अपनी जो हिस्ट्री बताई है उसमें इजराइल का आखिरी एक पॉइंट है जो 7 अक्टूबर को हुआ, बाकी 40 साल जो उन्होंने गिनवाए हैं हाँ। उसमें एम्बेसी से लेकर तो रोड साइड बॉम्बिंग तक जो लेबनान में उसका जिक्र किया कि दिस वाज अगेंस्ट द अमेरिकन, तो ताकि अमेरिका के लोगों को बताया जा सके कि ये वॉर मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मेरा ख्याल में कैच 22 उनके लिए था और ट्रैप हुए हैं जी उसमें। इसमें ट्रैप हुए हैं। राइट, मैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से ज़रूर जनरल साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर जानना चाहती हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट्स की और उस ट्वीट में उन्होंने ये ज़रूर जिक्र किया कि ईरान की रेडीनेस के बावजूद वॉर हैज़ बीन इम्पोज्ड अपॉन देम एंड इट्स एजेंडा ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द ज़ायनिस्ट इंक्लूड्स bringing Israel's influence right up to Pakistan's border. That's what the defense minister of Pakistan has tweeted. पाकिस्तान का ऑलरेडी जो मैसेज है वो बड़ा एक कंसिस्टेंट और बड़ा क्लैरिटी के साथ नजर आता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमेशा हमारे लिए जो है वो अनएक्सेप्टेबल था, अनएक्सेप्टेबल रहेगा। बट जो मौजूदा हालात में जनरल साहब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल इंडिया जो नेक्सस है वो जो जोर पकड़ा है इवन आफ्टर द रीसेंट मीटिंग्स ऑफ द टू प्राइम मिनिस्टर्स, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ जाते हैं? जिस तरह से वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि ये हमारे बिल्कुल पाकिस्तानी सरहद तक ये इजराइल के अब आने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ रहे हैं। देखिए खतरात तो बढ़ते रहेंगे। इजराइल का जो एप्लीकेशन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली मोस्टली, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी हो रही है। जो ऑपरेशन संदूर 1.0 हुआ उसमें इजरायली प्रिंट्स देर थे, वहां पे मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है अलीना इजराइल के साथ। कई दफा हम ओवर कमेंट्री करके चीजों के ऊपर खुद एक चीजों को अपनी नेशन में भी बड़ा हिजान पैदा कर देते हैं, एक ओवर चीजें परेशानियां जो है ना वो बढ़ा देते हैं। आई थिंक वी शुड बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, वो तो इन्फ्लुएंस तो उनका अभी आजकल के इस दौर में, आप चाहे नेबर में बैठे हो या कहीं और बैठे हो, you can involve yourself, get yourself involved into actions against Pakistan politically, militarily। आप सपोर्ट तो इंडिया को कर रहे हैं, तो आप ये प्रॉक्सीज तो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं ना। अगर इजराइल और इंडिया का नेक्सस है और ये जो प्रॉक्सीज BRA, BLA, TTP, ये सारी उन्हीं की बेहस पे तो ये सारी चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और दे आर पेइंग इट। वो अपना पैसा लगा रहे हैं, उनको इजी सोल्जर्स यहीं पे मिले हुए, तो उनको एक वे ऑफ फाइटिंग मिला हुआ अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उसमें तो वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ प्रिपेयर्ड यू आर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉन्फिडेंस स्टेट को होना चाहिए कि पाकिस्तान न सिर्फ कैपेबल है, उसकी कैपेसिटी है, बल्कि इंटेंट पाकिस्तान शो कर चुका है, इंडिया के खिलाफ भी कर चुका है। अभी ये जो तालिबान की मिथ थी कि जी ये अफगानिस्तान में नहीं आएंगे, ये हमारे से लड़ेंगे नहीं, पॉलिसी की कंफ्यूजन है, तो ये जो डेटरेंस है वो पाकिस्तान रीगेन करेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम अगेंस्ट एनी एनिमी, जो भी फॉर दैट मैटर, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, फिर पाकिस्तान विल क्रिएट कास्ट फॉर देम। इसी वजह से तो आपने देखा ये जो संदूक 2.0 है, उन्होंने इस अप्रोच को अपनाया है जो अभी आपके सामने आ रही है जी। राइट जनरल साहब, क्विक क्वेश्चन, जो बगराम एयर बेस पर बमबारी हुई है, एयर स्ट्राइक से जो डैमेज कॉज हुआ है, Bagram Air Base again, which was once a pride of the US and also considered as the prized asset for the Taliban regime as well. इसकी क्या सिग्निफिकेंस है आपके ख्याल में? सबसे बड़ी बात तो यह कि पाकिस्तान अपनी विल और अपना किया कि आपका जितना भी जो सेंटर ऑफ पावर्स है, जिस डोमेन में भी आपने रखे हुए हैं, चाहे वेपनरी में रखे हुए हैं, चाहे लॉजिस्टिक्स में रखे हुए हैं, चाहे पर्सनैलिटीज में रखे हुए हैं, चाहे आपने एक सो कॉल्ड शरेड आइडियोलॉजी में रखे हुए हैं, पाकिस्तान विल रीच आउट टू यू और पाकिस्तान विल डिफीट यू इन ऑल डोमेन्स। बगराम के ऊपर भी उनके जो एसेट्स थे पाकिस्तान ने उनको कन्वे किया। देखिए पाकिस्तान अपनी डिफेंसिव मनूवर कर रहा है जी, पाकिस्तान के कोई ऑफेंसिव, हमने कोई कब्जा तो नहीं करना अफगानिस्तान के ऊपर जाके, ना हमने कोई वहां पे हमारे कोई डिजाइन है, ना हमें कोई प्रॉब्लम है उनके साथ इस तरह की। हमारा एक ही इशू है कि पॉलिसी कैप्चुलेशन करे और पॉलिसी कैप्चुलेशन करे अफगानिस्तान के तालिबान एंड स्टॉप सपोर्टिंग दोज एलिमेंट जो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के एंटी काम कर रहे हैं, जो तहरीके तालिबान हो गई, BLA, BR हो गए, अपने आप को अलग करे और अपने मुल्क का ख्याल करे। बाकी पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी करेक्शंस अप्लाई की हैं, लेकिन ये जो विल शो की है, दिस हैज बूस्टेड द मोरल ऑफ द होल नेशन जी। रोज हम शहादतें, बच्चों की लाशें, मसाजिद में हम लाशें, इमाम बारगाह हमारी महफूज नहीं, स्कूल महफूज नहीं। तो आई थिंक ये हमारा मैसेज गया है कि नो इंडिविजुअल इज बिगर देन एनी लाइफ इन पाकिस्तान। आपका ना कोई इंस्टीट्यूशन, ना कोई लोकेशन, ना कोई वेपन, यू कांट इंटिमिडेट एंड कोर्स अस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जो होना था हो गया। फ्यूचर में अगर हमारे साथ आपने को एग्जिस्टेंस रखनी है तो आपको पॉलिसी कैप्चुलेशन करनी पड़ेगी।
राइट, थैंक यू सो मच जन साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. Just 2 fingers और sun damage से no worry. SPF 30